टॉपिक हम लोगों को करना है, जो टॉपिक करना है बच्चे वो करना है नौ यथार्थवाद की मान्यताएं। ठीक है, जैसे आपने यथार्थवाद की मान्यताएं तुम लोगों ने देखा था, आदर्शवाद की मान्यताएं देखा था, उदारवाद का भी तुम लोगों ने थोड़ी सी मान्यताएं देखी थी। उदारवाद और आदर्शवाद में तो बहुत अंतर नहीं है। अब हमें किसकी मान्यता देखनी है बच्चे? जो नौ यथार्थवाद की मान्यता। तो जो नौ यथार्थवाद की मान्यताएं हैं बच्चे, वो विकसित होती हैं किस आधार पे? व्यवहारवादी क्रांति और व्यवस्था उपागम। व्यवहारवादी क्रांति क्या होता है बच्चे? वहां पे तुम्हें ये बोलना होता है कि राजनीतिक विज्ञान के विषयों, जो राजनीतिक विज्ञान के विषय थे, उनका अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से जो शुरू हुआ था वो व्यवहारवादी क्रांति के द्वारा हुआ था। आई बात समझ में? राजनीतिक विज्ञान के विषयों का अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से जो शुरू हुआ था वो व्यवहारवादी क्रांति के द्वारा हुआ था। आई बात समझ में? तो अगर तुमसे कोई पूछे कि व्यवहारवादी क्रांति क्या है, यानी राजनीतिक विज्ञान के विषय को, राजनीतिक विज्ञान में जितने भी विषय थे, राज्य, सरकार, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ठीक है, इन सभी का जो अध्ययन होना शुरू हुआ था वो किसके द्वारा होना शुरू हुआ था? वैज्ञानिक तरीके से। उसी को हम लोग व्यवहारवादी क्रांति बोलते हैं। और एक तो ये चीजें, दूसरी चीजें, राजनीतिक विज्ञान के विषय को मनोविज्ञान से जोड़ने की कोशिश की जा रही थी। समाज शास्त्र के भी विषय से राजनीतिक विज्ञान के विषय को जोड़ने की कोशिश की जा रही थी। इसे भी हम लोग व्यवहारवादी ही क्रांति बोलते हैं। यानी जो राजनीतिक विज्ञान के सब्जेक्ट थे बच्चे, वो व्यवहारवादी रिवोल्यूशन के वजह से, व्यवहारवादी क्रांति के वजह से क्या हो गए? इंटरडिपेंडेंसी सब्जेक्ट हो रहे थे बच्चे। इंटरडिपेंडेंसी सब्जेक्ट मतलब अंत विषयी होते जा रहे थे। मतलब राजनीति में कोई विषय तुम अध्ययन कर रहे हो तो सिर्फ उसका अध्ययन राजनीति के तरीके से नहीं होना चाहिए, राजनीतिक पॉलिटिकल अप्रोच से नहीं, उसका साइकोलॉजिकल भी तुम्हें अप्रोचेस से अध्ययन करना पड़ेगा, सोशोलॉजिकल अप्रोचेस से भी अध्ययन करना पड़ेगा, फिलोसफिकल अप्रोचेस से भी अध्ययन करना पड़ेगा। हो सकता है कि साइंस, नेचुरल साइंस के भी किसी मेथड के द्वारा उसका क्या करना पड़े? अध्ययन करना पड़े। तो जब इन तरह से हम किसी विषय का अध्ययन करते हैं, उस विषय को व्यवहारवादी क्रांति के अंतर्गत माना जाता, और इसी को हम लोग एक प्रकार से बच्चे व्यवहारवादी क्रांति बोलते हैं। ठीक है, आई बात समझ? चाहे तुम लोगों ने जैसे अरस्तु का आदर्श राज्य जो था बच्चे, ठीक है, तो अरस्तु का जब आदर्श राज्य था, और जब जो अरस्तु का आदर्श राज्य है बच्चे, जो एक आइडल स्टेट है, उस आइडल स्टेट का जो राजा है, उस राजा को बनाने के लिए वो देखो किन किन विषयों की शिक्षा देता है। तो किसी विषय पे, सिर्फ राजनीति विज्ञान को, सिर्फ पॉलिटिकल साइंस को पढ़ कर ना बच्चे तुम बहुत बेहतर एक पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट नहीं हो सकते हो जब तक तुम देश की ज्योग्राफी को नहीं पढ़ोगे, इकोनॉमी को नहीं पढ़ोगे। तो देखो आईआर में हमने इकोनॉमिक भी पढ़ते हैं, हम लोग ज्योग्राफी भी देखते हैं, पॉलिटी भी पढ़ लेते हैं, हिस्ट्री भी पता होना चाहिए, साइकोलॉजी भी पता होना चाहिए। अरे भाई, ये कैसे पता चला होगा कि मानव स्वभाव जो है वो स्वार्थी होता है? सोचा है कभी तुमने? ये कैसे बताया गया है कि मानव का जो स्वभाव होता है या मानव का जो व्यक्तित्व होता है खराब होता है, मानव का व्यक्तित्व अच्छा होता है? ये किस तरह से पता चला होगा? जब साइकोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ होगा तभी तो बच्चे। ये साइकोलॉजी से ही तो पता चला कि ह्यूमन जो है वो सेल्फिश है। कोई तुम्हारे पास मेथड था? ये अध्ययन तो हुआ था मनोविज्ञान के अंदर, तो तुमने मनोविज्ञान का इस्तेमाल किया या नहीं किया बच्चे? तो व्यवहारवादी क्रांति क्या बोलता है कि राजनीति विज्ञान के जो विषय हैं बच्चे, उस विषयों का अध्ययन अन्य विषयों से भी मिलाकर हमें क्या होना चाहिए? करना चाहिए। क्या सिर्फ राजनीति में हम सिर्फ थ्योरीज पढ़ लेंगे बच्चे? अब मुझे बताओ, जीडीपी के बारे में पता नहीं होगा, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद के बारे में पता नहीं होगा, तो विकसित देश क्यों इतने विकसित हैं या विकासशील देश क्यों इतने कमजोर हैं, या सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, ये नहीं पता होगा तो तुम बेहतर एक्सप्लेनेशन दे सकती हो? नहीं दे सकती हो। तुम बता तो सकती हो कि विकसित जो देश हैं वो, तुमसे बच्चा कोई पूछेगा कि अच्छा आप मैडम किसी देश को विकसित देश अगर बोल रही हैं तो क्यों बोल रही हो, तो तुम बोलोगे कि विकसित इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो विकसित है। तो
तो ये आंसर उसे क्या कर रहा है, कन्विंस नहीं कर रहा। तुम बोलोगे कि अगर हम इस देश को, अमेरिका को अगर मैं विकसित देश हम बोल इसलिए रहे हैं बच्चे क्योंकि इस देश की जीडीपी जो है वो 10% के आसपास है। बच्चा तुरंत क्वेश्चन करेगा कि अच्छा जीडीपी क्या होता है। तो तुमने बताया कि जो एक साल में जो भी चीजों को क्या करता है, उत्पादन करता है, उसके पूरे टोटल उत्पादन का योग जो होता है वो क्या होता है, जीडीपी होता है। तब तुम अपने विषय के साथ क्या कर पाओगे बच्चे, न्याय कर पाओगे। सिर्फ पॉलिटिकल साइंस तुम्हें लगता है पढ़ने से पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छी नहीं हो जाती। पॉलिटिकल साइंस के लिए हमें और भी विषयों को पढ़ना होता है। कि जैसे हमने WTO पढ़ा, तो WTO को चेक करो जाके, इकोनॉमिक में किस तरह से टर्म में उसको समझाया जा रहा है। ठीक है, ये चीजें जब पढ़ोगे तब तुम अपने सब्जेक्ट के साथ ना बेहतर जस्टिस कर पाते हो। वरना तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रटना। व्यवहारवादी क्रांति ने यही सिखाया था बच्चे कि आप किसी भी विषय को पढ़ रहे हो ना तो सिर्फ उसको एक तरीके से मत देखो, ठीक है ना, उसको कई तरीके पर क्या करो आप देखो, फिर उसमें से एक बेहतर विकल्प चुनो। यही होता है ना। अगर मुझे कोई निर्णय लेना होगा बच्चे तो एक मेरे पास सूचना आई, उसी के बेस पे मैं निर्णय लूंगा नहीं ना, गलत हो सकता। मेरे पास बहुत सारी सूचना कलेक्ट करूंगा और फिर उसके बाद से मैं क्या करूंगा, एक तार्किक निर्णय लूंगा जो मुझे लगे कि जो मैंने निर्णय लिया है वो कहीं ना कहीं मुझे एक प्रकार से क्या कर रहा है, सेटिस्फेक्शन दे रहा है बच्चे। व्यवहारवादी रिवोल्यूशन ने यही बोला, बिहेवियरल रिवोल्यूशन ने बच्चे, कि विषय का अध्ययन आप साइंटिफिक तरीके से करिए और थोड़ा सा इंटरडिसिप्लिनरीज हो जाइए और विषयों से जोड़कर उस चीज को आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं। जैसे राजकमल ने बोला कि सिस्टम थ्योरी जो था ना बच्चे, ये पॉलिटिकल साइंस में डेवलप नहीं हुआ है, ये जीव विज्ञान में हुआ था। सिस्टम, अरे पढ़ते हैं ना, ह्यूमन सिस्टम पढ़ते हैं, बायोलॉजी में पढ़ा होगा ना 10th में, तो वो वहां पे हुआ था। उस चीज को क्या है कि ह्यूमन सिस्टम के ऑर्गन कैसे कैसे काम करते हैं। अब देखो 10th वाली बात, यहाँ पे चीजें हमें क्या करनी पड़ती है, ध्यान में रखनी पड़ती है। हम लगते हैं अरे यहाँ पे सिस्टम की क्या, अरे वो बात नहीं, जो सिस्टम तुमने क्लास में ह्यूमन सिस्टम जो पढ़ा है पूरा का पूरा, ह्यूमन बॉडीज के जो सिस्टम को तुमने देखा है, ब्रेन एक सिस्टम है, हाथ अपने आप में एक सिस्टम है, कान अपने आप में एक सिस्टम, ये कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। देखो हर जगह से सूचना आती है और फाइनली डिसीजन कौन लेता है, ब्रेन लेता है। तो एक सिस्टम है बच्चे, एक संरचना है। तो इंटरनेशनल रिलेशन में भी तो यही होता होगा ना, अंतरराष्ट्रीय राजनीति, हर जगह से सूचना आती होगी और फिर उन सभी सूचना पर क्या किया जाता होगा, निर्णय लिया जाता होगा। लेकिन वहां पे तुम देख रहे हो सूचना तो आ रही है लेकिन झगड़ा बहुत अधिक है। मेरा सही सूचना है, मैं जो कह रहा हूं वो सही है, तुम जो बोल रहे हो वो गलत है। चीन कभी बोलेगा कि मैं साम्राज्यवादी नीति को क्या कर रहा हूं, अपना रहा हूं, ये साम्राज्यवादी नीति को क्या कर रहा हूं, बढ़ावा दे रहा हूं? कभी चाइना बोलेगा? नहीं। लेकिन तुम तो देखकर बता सकते हो ना बच्चे, अरे ये क्या है ड्रामा, इसको अपने क्षेत्र में रहना चाहिए। तो पता चल रहा है पाकिस्तान में पोर्ट का डेवलपमेंट कर रहा है, श्रीलंका में पोर्ट बना रहा है, उधर बोल रहा है कि मालदीव में मैं पोर्ट बनाऊंगा, उधर बोल रहा है कि बांग्लादेश में पोर्ट बनाऊंगा। तो ये तो फिर क्या हो गया, एक साम्राज्यवादी ही नीति हुई कि पोर्ट का निर्माण करके आप क्या करना चाहते हो, अधिकतम व्यापार को एक तो नियंत्रित करना चाहते हो और उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या करोगे, सैन्य को भी, सेना को भी तो वहां पे रखोगे ना, सेना भी तो वहां पर होगी बच्चे। ये चीजें जर्नलिस्ट होती है। तो ये हमें जब भी हम पढ़ते हैं बच्चे समझ में, व्यवहारवादी क्रांति का मतलब क्या होता है, किसी भी विषय का अध्ययन एक तरीके, वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए, लेकिन कई विषयों से उसे हमें क्या करना चाहिए, जोड़ कर देखना चाहिए। जब हम पॉलिटिक्स पढ़ते हैं तो उसे हमें हिस्ट्री से जोड़कर देखना चाहिए, अपनी ज्योग्राफी से जोड़कर देखना चाहिए, अपने इकोनॉमिक से जोड़कर देखना चाहिए, किसी प्रिंसिपल को, नेचुरल साइंस के प्रिंसिपल से हमें क्या करना चाहिए, जोड़कर देख। ये सारी चीजें कहीं कर रहे हो बच्चे तो माना जाता है कि पॉलिटिकल साइंस में अब जो तुमने स्टडी किया है किसी विषय का वो एक कंप्लीट स्टडी माना जाएगा, फिर कोई क्रिटिसिज्म नहीं करेगा, तुमने सभी डायमेंशन बता दिए। आई बात समझ में? तो जो सिस्टम अप्रोच है वो क्या करता है, हर एक चीज को क्या करता है, जोड़कर देखना शुरू करता है। आई बात समझ में? नीचे जब आओगे इसकी सेकंड मान्यता क्या कह रही है कि जो यथार्थवाद है बच्चे उसका विश्लेषण, जो यथार्थवाद है उसका जो विश्लेषण है वो क्या होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। जब भी वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन होता है बच्चे ना, वो वैज्ञानिक तरीके का अध्ययन जो होता है वो वस्तुनिष्ठ अध्ययन होता है। जैसे तुम अगर अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ रहे हो तो उस स्टडी को मैं वस्तुनिष्ठ अध्ययन बोल सकता हूं। लेकिन तुम पढ़ तो रहे हो लेकिन अपने सिलेबस के अनुसार नहीं पढ़ रहे हो तो वो फिर वस्तुनिष्ठ अध्ययन नहीं हुआ।
वस्तुनिष्ठ अध्ययन का मतलब ये हुआ कि अगर तुमसे ये कोई पूछे कि व्यवहारवादी क्रांति क्या है, तो सीधा बताना है कि 60-70 के दौर में अमेरिका के द्वारा एक क्रांति चलाई गई थी जहां पे विषयों का अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए। ये एक वस्तुनिष्ठ आंसर हुआ बच्चे, जितना पूछा गया उतना जवाब दिया। अब तुम बहुत सारा घुमा फिरा के जवाब दे रहे हो तो फिर वो वस्तुनिष्ठ नहीं होता है। एक एक्यूरेट मुझे आंसर चाहिए बच्चे ना, कि अगर मैं सेरेडोन खा रहा हूं तो उससे मेरा सर दर्द सही होना चाहिए। आई बात समझ, तो एक वस्तुनिष्ठ होना, क्योंकि जो वस्तुनिष्ठ आंसर होता है बच्चे वो बायस नहीं होता है। रिसर्च में भी हम यही पढ़ते हैं कि जब आप रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च की जो समस्या है उस समस्या से संबंधित जब तथ्यों का एकत्रीकरण कर रहे हो तो मनोवृत्तियों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जितनी डिमांड है उस डिमांड के अनुसार चीजों को हमें क्या करना चाहिए, एकत्र करना चाहिए। और डिमांड के अकॉर्डिंग अगर चीजों को एकत्र किया है तो तुम्हारा परिणाम आएगा बच्चे। जितना सिलेबस दिया गया अगर उतना तुम पढ़ रहे हो सही से तो कोई माई का लाभ नहीं है कि तुम्हारा नेट जेआरएफ रोक लेगा। लेकिन जो सिलेबस दिया गया उसके अनुसार अगर नहीं पढ़ रहे हो तो फिर मैं क्या, कोई भी नहीं पास करा सकता। आई बस समझ। तो हमें हर समय एक वस्तुनिष्ठ अध्ययन करना होता है। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है जहां पे बायस फ्री होकर अध्ययन करना। जैसे तुम बना लो कि मुझे 2 घंटा पढ़ना है, रोज 2 घंटा मुझे पढ़ना है। जैसे 2 घंटा भी तुम लोग पढ़ते ही हो, 2 घंटा खुद मुझे पढ़ना है एकदम। और वो 2 घंटा मुझे बहुत एकदम फ्री, मतलब फ्री होकर सिर्फ स्टडी के लिए मुझे फ्री होकर पढ़ना है। उसमें ना तो मैं कोई कॉल लूंगा ना तो कुछ लूंगा भाई। 2 घंटा या 1.5 घंटा जितना बैठूंगा एकदम वो वस्तुनिष्ठ माना जाता है। तो कैनेथ वाल्टर्स ने नौ यथार्थवाद जो था बच्चे, उसने क्या किया, कहा कि नहीं हम क्या कर सकते हैं ना, जो यथार्थवाद का जो अध्ययन होगा, जो मान्यताएं मेरी होंगी वो एकदम वस्तुनिष्ठ होंगी और वैज्ञानिक हो। अब देखो मानव स्वभाव जो है ना वो बच्चे बदलता रहता है, एक जैसा नहीं रहता है बच्चे। तो जब एक जैसा नहीं रहेगा तो परिणाम भी एक जैसा प्राप्त नहीं होगा। इसलिए वस्तुनिष्ठ होना क्या हो जाता है बच्चे, बहुत आवश्यक होता है बच्चे। आई बात समझ में। तो नौ यथार्थवाद जो है बच्चे वो बोलता है कि मैं यथार्थवाद का विश्लेषण तो करूंगा लेकिन वस्तुनिष्ठ तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से। क्लियर हुआ। नीचे जब नेक्स्ट आओगे बच्चे तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण अंतरराष्ट्रीय संरचना के आधार पर क्या किया है। यानी जो नौ यथार्थवाद मान्यता है वो बोलता है कि मैंने अंतरराष्ट्रीय राजनीति का जो विश्लेषण किया है वो अंतरराष्ट्रीय संरचना के आधार पर किया है। और जो अंतरराष्ट्रीय संरचना है नौ यथार्थवादी के अनुसार वो किस प्रकार की है बच्चे, अराजकतापूर्ण है, एनार्की है पूरी। एनार्की क्यों है, क्योंकि वहां कोई सेंट्रल पावर नहीं है, केंद्रीय सत्ता नहीं है, इस वजह से एनार्किस्ट है बच्चे। और नीचे जब आओगे बच्चे तो नौ यथार्थवादियों ने क्या बोला कि राज्य की शक्ति कई तत्वों से मिलने से क्या होती है, बनती है। राज्य की जो शक्ति होती है बच्चे वो कई तत्वों से मिलने से क्या होती है, बनती है। क्योंकि शक्ति का अभिप्राय मूलतः सैन्य नहीं होता है, सैन्य शक्ति नहीं है। किसके अनुसार, नौ यथार्थ। जैसा कि परंपरागत तो यही बोलते हैं कि शक्ति का मतलब, ये बोलते हैं कि नहीं, शक्ति का मतलब आर्थिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति, सांस्कृतिक शक्ति, धार्मिक शक्ति, भौगोलिक शक्ति, ये सारी शक्ति के रूप में हमें क्या करना होता है, देखना होता है बच्चे। तो शक्ति इनके लिए क्या होता है, बहुत व्यापक होता है। नौ यथार्थवादियों ने यह भी बताया कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में प्रत्येक राज्य, हर एक राज्य जो है वो एक तरह से एक जैसा क्या करता है, कार्य करता है। चाहे बड़ा राज्य हो चाहे छोटा राज्य हो, हर एक राज्य अपने राष्ट्रीय हितों के लिए क्या करना चाहता है, शक्ति प्राप्त करना चाहता है। ये नौ यथार्थवादियों ने बोला। चाहे बड़ा राज्य होगा ना बच्चे, अमेरिका होगा, उसका भी एक नेशनल इंटरेस्ट है। अफ्रीका का कोई एक छोटा सा देश है, उसका भी एक क्या होगा, नेशनल इंटरेस्ट होगा। या भूटान जो है वो एक छोटा सा देश है, उसका भी क्या होगा, एक नेशनल इंटरेस्ट होगा, एक राष्ट्रीय हित होता है। तो नौ यथार्थवादी यानी न्यू रियलिज्म्स ने बोला कि इंटरनेशनल रिलेशंस में चाहे बड़ा स्टेट हो या छोटा स्टेट हो, सभी स्टेट एक जैसे फंक्शन करते हैं, एक जैसे प्रक्रियात्मक मतलब क्रिया करते हैं, फंक्शन बोलते हैं उसको। और यहाँ पे फंक्शन वो क्यों कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा के लिए। शक्ति क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए। क्योंकि शक्ति होगा बच्चे तभी मैं अपने राष्ट्रीय हितों को क्या कर सकता हूँ, सुरक्षित रख सकता हूँ। मसाइमर ने भी नौ यथार्थ पे अपना कंसेप्ट दिया था, न्यू रियलिज्म्स पे। उनके नौ यथार्थवाद को हम लोग क्या बोलते हैं, आक्रामक यथार्थवाद। यानी आक्रामक यथार्थवाद क्या होता है, अगर कोई राष्ट्र
बहुत अधिक शक्ति का क्या कर रहा है, अर्जन कर रहा है बच्चे, तो तुम सीधा बोलोगे कि बहुत सारे हथियारों का निर्माण कर रहा है, बहुत सारे हथियार एकत्रित कर रहा है किसी दूसरे देश पर क्या करने के लिए, हमला करने के लिए। इसको आक्रामक यथार्थवाद बोलते हैं बच्चे। कोई देश जो होता है वो क्या कर रहा है, हथियारों का एकत्रीकरण इसलिए कर रहा है कि मुझे दूसरे देश को क्या करना है, धमकी देना है, दूसरे देश को क्या करना है, परेशान करना है। तो मसाइमर जो थे बच्चे, उन्होंने नौ यथार्थवाद को क्या बोला है, आक्रामक यथार्थवाद। आक्रामक यथार्थवाद क्या होता है, जहां पे हद से अधिक शक्ति का क्या करना, संचयन करना। हद से अधिक मतलब जरूरत से ज्यादा हथियारों का क्या करना, उत्पादन करना, या हद से ज्यादा हथियारों को क्या करना, खरीदना बच्चे क्या हो जाता है, एक प्रकार से आक्रामक यथार्थ। क्योंकि जैसे ही तुम हथियारों का एकत्रीकरण करोगे ना बच्चे, बगल वाले को लगेगा यार ये हथियारों का इतना एकत्रीकरण क्यों कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हथियारों का एकत्रीकरण इसलिए कर रहा है क्योंकि कहीं युद्ध न कर दे। जैसे अभी चीन और भारत बॉर्डर पे चल रहा है बच्चे, चीन ने क्या कर दिया, अपनी सेना को बढ़ानी शुरू कर दी, तो मुझे क्या लगेगा कि चीन जो है वो हमला नहीं करेगा। अगर ऐसा मैं सोच रहा हूं तो गलत है। हमें ये सोचना चाहिए अगर चीन अपनी आर्म्ड बॉर्डर पे अगर सेना की स्ट्रेंथ को अगर बढ़ा रहा है तो हमें भी अपनी सेना की स्ट्रेंथ को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए बच्चे। इसको बोलते हैं आक्रामक, ठीक है। और ये इन्होंने लिखा था द ट्रेजेडी ऑफ द ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। मॉर्स्टन डूनो ने रक्षात्मक यथार्थवाद का क्या किया था, कंसेप्ट दिया, डिफेंसिव रियलिज्म्स। रक्षात्मक यथार्थवाद को हम लोग डिफेंसिव रियलिज्म से बोलते हैं। और ये कंसेप्ट किसने दिया बच्चे, मॉर्स्टन डूनो ने। क्या बोला, डिफेंसिव रियलिज्म्स क्या, अगर मैं शक्ति को बढ़ा रहा हूं बच्चे, वो इसलिए मैं अपनी शक्ति को बढ़ा रहा हूं कि अगर कोई देश मेरे ऊपर हमला करे तो मैं उससे क्या कर सकूं, अपनी रक्षा कर सकूं। इसी को रक्षात्मक यथार्थवाद बोलते हैं। आई बात समझ में सभी को? सो तो नहीं गए तुम लोग? ठीक है, हाँ हाँ, खाना कम खाया करो, ठीक है। तुम लोग जब पेपर क्लियर हो जाएगा फिर खाना कम खाया करो दोपहर में, ठीक है। हाँ ठीक है, फिर नींद नहीं आएगी बच्चे, ठीक है। अब जो नौ यथार्थवाद है बच्चे, ठीक है, अगले पेज पे आओगे तो वहां नौ यथार्थवाद की मान्यताओं का खंडन नहीं करता है बल्कि विश्लेषण के तरीके में क्या करता है, बदलाव करता है। तो जो नौ यथार्थवाद है बच्चे, उसने यथार्थवाद को क्रिटिसाइज नहीं किया है, बस में उसने यथार्थवाद को एनालाइज करने का तरीका क्या कर दिया, बदल दिया। पहले यथार्थवाद का जो अध्ययन हुआ था वो मानव स्वभाव के आधार पर हुआ था। यहाँ पर क्या हो गया, व्यवस्था सिद्धांत और व्यवहारवादी क्रांति के अनुसार क्या किया गया था, यथार्थवाद का क्या किया गया था, विश्लेषण किया गया था। क्लियर हुआ बच्चे? तो ये नौ यथार्थवाद के सिद्धांत मैंने बताए थे तुम लोगों को, और नौ यथार्थवाद की मान्यताएं बताई। कोई दिक्कत यहाँ तक?